हेलो एवरीवन। कल हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे मोमेंटम। मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जैसे मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम वी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। और इसकी डायरेक्शन किस साइड होगी? जिस साइड फोर्स लगेगा, अलोंग द साइड ऑफ फोर्स। जिस साइड फोर्स लगेगा उसी साइड ही मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी। इसकी यूनिट होती है केजी मीटर अपॉन सेकेंड, और इसकी डायमेंशन हम यूनिट की हेल्प से निकाल सकते हैं, m1 l1 t-1। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू एम वी। अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो क्या होगा? अगर हम मोमेंटम को इंक्रीज करेंगे तो मास भी इंक्रीज होगा, और मास को इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। पर इसी तरह अगर हम मोमेंटम को ही कांस्टेंट कर दें तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/v। तो मास एंड वेलोसिटी दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो मास डिक्रीज हो जाएगा, और अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे फॉर्मूला आता है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं, 3 की वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि m1v1 m2 की वैल्यू दे दी और हमें v2 फाइंड करनी है, तो तीनों की वैल्यू पुट करके v2 आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगला टॉपिक आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, मतलब F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ठीक है ना? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डी पी अपॉन डी टी और इज इक्वल टू फोर्स। जैसे कि ये मास m है और इसकी वेलोसिटी है u। ठीक है ना? t टाइम के बाद ये यहाँ पर पहुँच जाएगा और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। ठीक है ना? तो पहले इनिशियल मोमेंटम क्या था? मास इसका m और वेलोसिटी की थी u, और फाइनल वैल्यू मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इसका m और वेलोसिटी हो जाएगी v। तो हम कह सकते हैं द फोर्स इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक, डेल टी। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो क्या हो गया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो के की आ जाएगा। के की वैल्यू हम यहाँ पर 1 लेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी आ गया। पी क्या होता है? पी इज इक्वल टू एम वी होता है। तो पी की जगह हम एम और वी का यूज करेंगे। हियर हम एफ एम को आगे ले आएंगे तो डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया था एफ इज इक्वल टू डी एम वी अपॉन डी टी। एम को यहाँ में आगे ले आए तो क्या हो जाएगा? डी वी अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन ही तो होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन तो होता है। तो क्या आ गया? एफ इज इक्वल टू एम ए। तो हम कह सकते हैं a body, the product of mass of the body and acceleration of the body we find out force। ठीक है ना? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स को भी डिफाइन करता है। ठीक है ना? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ स्पेशल पॉइंट है, जैसे कि एक वेक्टर लॉ है, तो हम इसको कह सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, जैसे हम फोर्स को एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के कह सकते हैं, और एक्सेलरेशन को भी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है ना? और हम इसको सोल्व कर सकते हैं। वैसे पेपर में बहुत कम ही पूछा जाएगा, ये थ्योरेटिकल है, वैसे हमें पता होना चाहिए। आप देख लीजिए, मोमेंटम की तरह ही अगर हम फोर्स का फॉर्मूला डिफाइन करें तो फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम फोर्स को कांस्टेंट कर दें तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है ना? तो अगर हम एक्सेलरेशन इंक्रीज करेंगे तो मास डिक्रीज हो जाएगा, और मास को इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है इफ एफ इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट, देन वी इंक्रीज मास, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सेम रहेगा, क्या होगा? तो अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना?
इसी तरह फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन MKS में, ठीक है ना। और इसको हम कैसे लिखते हैं, kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वेयर। और CGS यूनिट होती है फोर्स की डाइन। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, हमको फाइंड F और R फाइंड करना है। यार F इज फोर्स एंड R इज रिटेनिंग फोर्स, ठीक है ना। रिटेनिंग फोर्स इज, अगर mg नीचे की ओर लग रहा है तो रिटेनिंग फोर्स हमेशा ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है ना। जितना mg नीचे लगता है उतना ही रिटेनिंग फोर्स ऊपर की ओर लगेगा किसी बॉडी पर, ठीक है ना। यहाँ पे एक m मास बॉडी है, इस पर इस साइड की ओर फोर्स लग रहा है F, ठीक है ना। तो अगर इसकी इस साइड की ओर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इसका इसी साइड होगा, ठीक है ना। और नीचे की ओर mg लग रहा है तो ऊपर की ओर R लगेगा, रिटेनिंग फोर्स ऊपर की ओर, जिससे बॉडी बैलेंस में रहे, ठीक है ना। क्योंकि अगर दोनों इक्वल होंगे तभी ये बॉडी यहाँ पे रहेगी। अगर ज़्यादा अगर mg को इंक्रीज कर देंगे तो बॉडी नीचे चली जाएगी, अगर रिटेनिंग फोर्स को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बॉडी ऊपर की ओर चली जाएगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू mg, ठीक है ना। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F इसके नीचे आ जाएगी, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F अपॉन m। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। अपने को एक बॉडी दे रखी है m, जिसका मास है m, नीचे की ओर लग रहा है mg, ऊपर की ओर लग रहा है R, रिटेनिंग फोर्स, ठीक है ना। और इस पर फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पर F साइन थीटा। तो इसके हॉरिजेंटली क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा टच है नीचे की ओर, यहाँ पर लाइन क्या हो जाएगी F कोस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा F साइन थीटा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में। अपने को फाइंड करना है R, रिटेनिंग फोर्स और एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सॉरी, तो देखो ऊपर की ओर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो R लग रहा है रिटेनिंग फोर्स, और एक थीटा एंगल पर कौन सा फोर्स लग रहा है F साइन थीटा। भाई वर्टिकल डायरेक्शन में ये भी तो लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं R प्लस F साइन थीटा, क्योंकि R इज इक्वल टू mg होता है, तो ऊपर की ओर लग रहा है और ये नीचे की ओर लग रहा है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ऊपर की ओर यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो R लग रहा है और एक F साइन थीटा लग रहा है, और एक किसके इक्वल होंगे, mg, क्योंकि नीचे की ओर सिर्फ mg लग रहा है, ये तो ओरिजेंटल डायरेक्शन में लग रहा है F कोस थीटा, तो ये mg के इक्वल हो जाएगा। तो R की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये F साइन थीटा इधर चले जाएगा, तो mg माइनस F साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और इस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन, किस साइड फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ओरिजेंटल डायरेक्शन में, F कोस थीटा। तो F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F कोस थीटा इंटू इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन अपन को फाइंड करना है तो m इसके नीचे चला जाएगा, तो ए आ जाएगा F कोस थीटा अपॉन m। अगला क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में तो इस एंगल पे फोर्स लग रहा था, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा था, अब लग रहा है ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, ये यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे दो एक्सिस खींचेंगे, ये एफ कोस थीटा, यहाँ पे थीटा टिका हुआ है एफ कोस थीटा, और नीचे की ओर लग रहा है एफ साइन थीटा, ठीक है ना। अपने को वहीं फाइंड करना, आर और ए फाइंड करना, रिटेनिंग फोर्स और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तब देखेंगे ऊपर की ओर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो आर लग रहा है, सिर्फ बस आर ही लग रहा है क्योंकि तो ओरिजेंटल डायरेक्शन में, और एफ साइन थीटा नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर की ओर आर लग रहा है तो हम आर लिखेंगे, और नीचे की ओर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो एम जी लग रहा है और एक एफ साइन थीटा लग रहा है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो और फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, और एफ, अब देखो ओरिजेंटल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है एफ कोस थीटा, तो एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एम ए, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ कोस थीटा अपॉन एम। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे हम इम्पल्स। थैंक यू वेरी मच।